पर्सनली मैं या मेरे से रिलेटेड जो भी रेसलर्स हैं, हम ना पाकिस्तानी को एंटरटेन करते, ना हम लोग उनके साथ कम्पीट करते, ना हम उनको कभी भी कहीं इन्वाइट करते। फिर कोविड आ गया, फिर सडनली सो कॉल्ड आप पे कॉपी कैट्स आ गए इस इंडस्ट्री में। तो ये सच में कॉपी कर पा रहे हैं? करें और वो उसको कॉपी करें, उससे वो स्टैंडर्ड बिल्डअप करने के बजाय उसको और खराब कर देंगे। कंपटीशन करना अच्छी बात है, बट कॉपी करना गलत है अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो इंजरीज एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और कई सारे पेरेंट्स स्पेशली नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस तरीके के किसी स्पोर्टिंग इवेंट में जाएं। तो जो कोविड के सेक्शन में हम लोगों का जो सब कुछ बनने के बाद एकदम से बिखर गया था, टीवी चैनल पे आप आना शुरू हो गया, आपके इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, शूटिंग शुरू हो चुकी है, कैमरा क्रू सेटअप सब लग चुका है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपका एकदम से लॉकडाउन पे सब बंद हो जाता है। मैं 104 बुखार हुआ और उसके बाद मैं 127 किलो का था और 15 दिन के बाद मैं 87 kg रह गया था। हेलो नमस्कार एवरीवन, आज मैं शिवम दीक्षित और हमारे साथ हैं फादर ऑफ ग्लोबल फ्यूजन रेसलिंग मनीष राजपूत जी। और आज हम इस पॉडकास्ट में आपके साथ एक नए स्पोर्टिंग इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में शायद पहली बार आ रहा है और काफ़ी सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है। तो अगर आपका सपना है एक रेसलर बनने का, एक ऐसी लाइफ जिसमें आप अपने आप को एक रेसलिंग के फॉर्मेट में खेलते देखना चाहते हैं, तो आज हम इस पॉडकास्ट में वो सारे डिस्कशंस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया और हमारे इस शो में आए। और इससे पहले कि आप इस पॉडकास्ट को स्किप करने की सोचें, मैं आपको बता दूं कि ये पॉडकास्ट 15 मिनट तक आप मिनिमम ज़रूर देखिए, क्योंकि आज यहाँ पे जो डिस्कशन होने वाले हैं, जो बातें होने वाली है, वो आपके दिमाग को हिला देंगी। और जिस तरीके से मनीष जी ने अपनी जो जर्नी देखी है और इस इवेंट को इस लेवल तक लेके आए हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत मज़ा देने वाला है। तो 15 मिनट तक बिल्कुल स्किप करने का एक सेकेंड भी मत सोचिए। थैंक यू सो मच मनीष जी, दोबारा से आप हमारे साथ आए, हमारे इस पॉडकास्ट में आए। अपनी जो लाइफ की जर्नी है आप हमारे यूथ के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने वाले हैं। तो एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि ये आउट ऑफ द बॉक्स और एक क्रेजी आइडिया जो है रेसलिंग का, फ्यूजन रेसलिंग का, ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? तकरीबन 18 साल मुझे इस लाइन में हो चुके हैं और आधी ज़िंदगी मैंने इस लाइन को दे दी। आज मैं 37-38 साल का हूँ और आधी ज़िंदगी मैं इस गेम को दे चुका हूँ। बचपन से इसको देखते खेलते आए हम लोग और ऐसा लगता था कि हाँ भी इंडिया में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, बट वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी WWE आके इंडिया में परफॉर्म करती थी तो बस वही देखने के लिए मिलता था। तो क्या हुआ कि जब मैं छोटा था मुझे लगा कि शायद इंडिया में भी इसका स्कोप होगा, बट जब मैंने इसको परस्यू करने का सोचा तो पता चला कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट इंडिया में करती ही नहीं, जिसका आधे से ज़्यादा इंडिया फॉलोअर है, जो उसको सारा यूथ देख रहा है, बट उसका इंडिया में स्कोप नहीं है। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करना चाहिए जहाँ मेरे जैसे सभी और जो यूथ के लोग हैं जिनको ये गेम पसंद है, जो देखना पसंद करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने सपने को जिए भी और इसको खेले भी। तो देखिए, सपने को जीना, सपने को खेलना एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री को इस लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ। ये कहाँ से आया? मतलब एक तो हो गया कि प्लेयर बनना है, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, और एक हो गया कि मैं एक IPL बनाना चाहता हूँ। तो वो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इस तरीके का इवेंट ही क्रिएट कर देना, ये कैसे अपने अंदर इग्नाइट हुआ? ये कह सकते हैं कि समय के साथ होते 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 जब मैं खुद खेल नहीं पाया तो फिर प्लेटफॉर्म जनरेट करने की मेरे अंदर इच्छा है कि जो मेरे सपने मर गए शायद दूसरों के नाम मरे। राइट। अच्छा, एक चीज़ और, मतलब क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये चीज़ शायद नहीं जानते कि WWE एक अलग फॉर्मेट है और हम जो डिस्कशन करने वाले हैं एक अलग फॉर्मेट है। तो जो फ्यूजन रेसलिंग है और WWE दो एक अलग चीज़ें हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है ताकि लोग एक्चुअली में समझ पाएं कि ये दोनों अलग इवेंट्स हैं? देखिए, WWE की अगर हम बात करें, वो प्रो रेसलिंग का वर्जन जो है, वो बेसिकली उसकी जो सोल है वो है एंटरटेनमेंट, जिसमें आप कैरेक्टर्स को देखते हैं, स्टोरी लाइन्स देखते हैं, उसमें स्क्रिप्टिंग होती है, आपको और अच्छी फाइट दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा रेसलर्स मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स पे काम करते हैं। तो टोटली एक एंटरटेनमेंट फेज है जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो उसके एंड रिजल्ट्स हैं वो भी स्क्रिप्टेड होते हैं, पता होता है कौन जीतना है कौन हारना है, तो वो एंटरटेनमेंट का पार्ट है। इट्स जस्ट लाइक अ लाइव एक्शन मूवी। कंपेरेटिव आप आ जाएं अगर फ्यूजन रेसलिंग के ऊपर, तो जो ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि हमने ये जो गेम है ये 180 देशों में देखा जाता है।
180 कंट्रीज में होने के बावजूद भी, चूंकि ये गेम स्पोर्ट्स में नहीं है, तो लोग बाग इसको स्पोर्ट्स की कैटेगरी से आउट रखते हैं। अच्छा, हमने इसको कस्टमाइज करके, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन डाल के, इसमें उसको स्पोर्ट्स के फॉर्मुलेस के हिसाब से बना करके पॉइंट टेबल्स डालिए, सिस्टम डाले, ताकि इसको अब आप स्पोर्ट्स के हिसाब से खेल पाए, और जो उसमें कंपटीशन में जो बच्चे जीतेंगे वो एक्चुअल चैंपियंस कहलाए, कोई स्क्रिप्टेड चैंपियंस ना तो कहलाए। इसको आपने कभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से बात करके या उन्हें कुछ लिख के या इस तरीके से उनसे अप्रूवल कुछ लेके इसको एक बड़े लेवल पे ऐसा अप्रूवल नहीं लेने की कोशिश करी? ऑफिशियली इसको हमने रजिस्टर किया था कोविड से पहले 2019 के अंदर, अच्छा, जिसमें हमने इसकी फेडरेशन और ट्रस्ट रजिस्टर किए थे। बट उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया था, और उसके बाद में हमने 2021 में इसको दोबारा करने की कोशिश की, फिर लॉकडाउन हो गया, सेकंड थर्ड लॉकडाउन आ गया, तो उसके बाद में उस वेव के अंदर हमारा फिर से इवन शूट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, लॉन्च हो रहा था, देन सब कुछ अनफॉर्चुनेटली रुक गया। तो इतना सब कुछ होने के बाद में हम लोगों ने दोबारा कोशिश की कि इसको स्टेबलाइज किया जाए। अब गवर्नमेंट के पास किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके जाने का मतलब है कि आपको उसका पहले कुछ बेस दिखाना पड़ेगा कि होता क्या है, प्रूव करना पड़ेगा। अभी क्या है कि इसको अगर हम छोटे लेवल पे किसी भी चीज को दिखाएंगे, जैसे स्टेट चैंपियनशिप है, नेशनल चैंपियनशिप है, तो बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड नकलची बंदर हैं यहाँ पर, जिनका काम सिर्फ यही है कि कोई कुछ करे और वो उसको कॉपी करे, उससे वो स्टैंडर्ड बिल्डअप करने के बजाय उसको और खराब कर देंगे। कंपटीशन करना अच्छी बात है, बट कॉपी करना गलत है अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं पर्सनली, जो इस लाइन के अंदर आना चाहते हैं, वो ऑडिटर है या कॉपी कैट है? कॉपी कैट्स, मतलब दे वांटेड टू बी कॉम्पिटिटर्स बट दे आर एक्चुअली कॉपी कैट्स। सो नकल के लिए बेकल चाहिए जो उनके पास नहीं है। तो इससे पहले वो लोग इसको रियून करें, गेम को, पूरे फॉर्मेट को खराब करें या इसको नेगेटिवली परस्यू करें, इट्स बेटर कि इसको बड़े स्केल पे पहले मैं खुद परफॉर्म करके दिखाऊं कि भाई अगर करना है तभी इसे ऐसे करो। राइट। अच्छा, कोविड की आपने बात करी कि एक बैकलैश आया कोविड में और एक स्ट्रगल फेज देखा, इवन पूरा एक शो शूट हो गया था, वो खत्म हो गया। तो जब ये शुरुआत करी थी तो भी कुछ ऐसे चैलेंजेस थे, कुछ मतलब मुश्किलें, कुछ समस्याएं आई, बिकॉज ये बहुत ही अलग फॉर्मेट है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो कैसे लोगों को अवेयर कराया, नंबर 1, फिर लोगों को लेके कैसे आया, फिर उन लोगों को कैसे आपने प्रैक्टिस करवाया और यहाँ तक लेके आए, वो आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग एक कहानी ज़रूर होगी उसके पीछे, बिकॉज जब भी कोई कुछ नया करता है तो बहुत सारी मुश्किलों से निकल के आता है। तो आपकी ऐसी इस इवेंट को लेके ऐसी क्या कहानी है? सर अगर स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं कि हुआ क्या, कि हम लोगों के पास एक तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बात आज से 18 साल पहले की कर रहा हूँ। उस वक्त हिंदुस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इसका, ना ये हाँ बिल्कुल ये नहीं था। कॉमनवेल्थ गेम से भी 2 साल पहले की बात है, 2010 से भी 2 साल पहले। इसमें तो दिल्ली तो उस वक्त दिल्ली के जो स्टेडियम से वो रिनोवेट होकर आज जो इतनी अच्छी स्थिति में चीजें दिख रही हैं, उस समय वो चीजें वैसी नहीं थी। तो हम लोग के पास प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं थी, ऐसे कोई रिंग नहीं थे, एग्जिस्ट नहीं करते थे, जो उसके सेफ्टी गेयर से वो एग्जिस्ट नहीं करते थे उस टाइम इंडिया में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था यहाँ पर। तो हम लोगों को एक दिल्ली में एक जगह है बवाना, तो बवाना में एक इंडोर स्टेडियम था, तो वहां पर काफी जगह रिक्वेस्ट करके हमने टाइम लिया कि हमें इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस का थोड़ा टाइम मिल जाए। तो वहां पर हम लोग को टाइम मिला स्टेडियम बंद होने के बाद, कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो स्टेडियम बंद होने के बाद कीजिए। अंधेरे में बात वही थी कि हम लोग को मिलेगा 7-8 बजे के बाद, अंधेरा है, ऊपर से वो इंडोर स्टेडियम है, तो हम लोग के पास ना लाइट थी, इंडोर था, सफोकेटेड था, कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। तो वहाँ के जो इनिशियल जो रेस्लर्स थे, मेरे भवाना के कई कुछ रेस्लर्स थे बहुत अच्छे, संदीप दहिया, दिनेश, उनके निकनेम्स हैं, रॉकी डैनी, आज वो बहुत बड़े लेवल पे प्लेयर्स हैं। तो वो जो तुम्हें स्टार्टिंग फेज में वो बच्चे क्या करते थे कि जो सब्जी वाले होते हैं उनके पास लाइट्स होती थी और बैटरी लाइट्स होती थी, तो जब वो रेडे खत्म हो जाते थे शाम में, वो लोग घर जाने वाले होते थे, तो उनकी वो लाइट्स लेकर आते थे और फिर वो स्टेडियम के अंदर रिंग के आसपास लगाते। तो हम बॉक्सिंग रिंग पे प्रैक्टिस करते थे, जो बहुत हार्ड था, इंजरीज भी होती थी, बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो स्टार्टिंग हम लोग की काफी टफ रही, स्टार्टिंग वाज वेरी टफ। स्लोली ग्रेजुअली जब स्टेडियम्स बने, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम आया, थोड़ा सा स्पोर्ट्स का चीजें सिनेरियो चेंज हुए, तो हम लोग चीजें थोड़ी सी ईज आउट हुई, बट स्टार्टिंग वाज वेरी टफ। स्टार्टिंग का एक फेज निकला, फिर कोविड आ गया, फिर सडनली सो कॉल्ड आप पे कॉपी कैट्स आ गए इस इंडस्ट्री में। तो ये लोग सच में जो आ रहे हैं या जो इस स्पोर्टिंग इवेंट को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सच में कॉपी कर पा रहे हैं या क्या सिनेरियो, या मार्केट को या इंडस्ट्री को और स्पॉइल कर रहे हैं? सर अगर मैं बात कहूँ 2010 कॉमनवेल्थ गेम के बाद से 2019-20 जब कोविड आया, के बीच में 10 साल का बड़ा फेज था।
अब क्या हुआ कि इस फेज के अंदर कई बच्चों ने देखा देखी अपने ट्रेनिंग सेंटर खोलने की कोशिश की, कई कॉपी कैट्स ने चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश की। बट इस फेज में अगर मैं आपको बताऊं, मैं 18 साल का बच्चा था जब मैंने शुरू किया, आज दुगनी उम्र का हूँ। ठीक है, मेरे साथ में वो लोग भी तब यंग थे, कॉपी करने की कोशिश की उन लोगों ने, एकदम से बाढ़ आ गई थी काफी लोगों की, कोई भी देख के यूट्यूब वीडियोस अपने आप को रेसलर बोलने लग रहा था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उनकी भी एज बढ़ी, वो जवान थे, फिर शादियां हुई, फिर बच्चे हुए, जिम्मेदारियां आती चली गई, तो ये जो शौक थे ना सब लोगों के कहीं ना कहीं खत्म होते चले गए। उन लोगों ने हताशा में चीजें छोड़ दी, क्योंकि कॉपी करने के लिए पैशन नहीं चाहिए होता, उसके लिए सिर्फ एक इच्छा चाहिए होती कि मुझे भी ये चीज चाहिए, बट वो चीज लेना और उसको एग्जीक्यूट कर पाना आर टू डिफरेंट थिंग्स। करेक्ट। इवन आजकल क्रिकेट में भी आप देखो कि हर किसी को बैट्समैन बनना है, या मैंने देखा है मोस्टली जो मेट्रो सिटीज़ हैं काफ़ी सारी क्रिकेट एकेडमीज, हर बंदा क्रिकेटर बनना चाहता है। हर क्रिकेट के अलावा बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग उसमें जाना चाहते हैं, जैसे हॉकी हो गया या आपका रेसलिंग ही हो गया, इस तरीके के इवेंट्स में बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। अच्छा, क्रिकेट की हम बात कर रहे थे, तो आजकल काफ़ी ये इंडिया पाकिस्तान का भी जो एशिया कप का फाइनल हुआ है ये रिसेंटली हुआ है, तो इस पे कुछ कहना आपका कि इंडिया ने जो किया या जो एक्शंस हमारे वहाँ पे रहे, हैंडशेक ना होना, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप है, आप किस तरीके के चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, इंडिया की पाकिस्तान? देखिए, इसमें अगर मैं स्पोर्ट्समैन के तौर पे बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके नेशन को, अगर आप किसी एशियन बॉडी या वर्ल्ड बॉडी का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक कंपल्शन होता है दैट यू हैव टू पार्टिसिपेट, क्योंकि आप अपने पर्सनल राइवलरी के चक्कर में एक वर्ल्ड लेवल इवेंट को खराब नहीं कर सकते या फिर उसको रोक नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं एक मजबूरी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ नेशन कि आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी आपको वर्ल्ड लेवल पर। वो आती है अगर मैं एज अ स्पोर्ट्समैन बात करूं, बट एज एन मैं इंडियन बात करूं तो मैं तो शायद पार्टिसिपेट ही ना करता। अगर उसका पार्टिसिपेशन किसी भी टूर्नामेंट के अंदर, तो मैं पार्टिसिपेट ही करना पसंद नहीं करता। इवन हमारे रेसलिंग के अंदर भी बहुत से, हमारे नेपाल के अंदर भी कई इवेंट्स होते हैं, तो कई पाकिस्तानी रेसलर्स कोशिश करते हैं। हमारे इवेंट्स होते हैं नेपाल में? हाँ, नेपाल में भी हमारे इवेंट्स होते हैं। सो नेपाल में जब हमारे इवेंट्स होते हैं तो उसमें पाकिस्तानी लोग प्लान करते हैं कि इंडिया तो आ नहीं सकते, तो दे जस्ट प्लान क्यों नेपाल में जाके हमारे साथ फाइट करें। पर्सनली मैं या मेरे से रिलेटेड जो भी रेसलर्स हैं, हम ना पाकिस्तानी को एंटरटेन करते, ना हम लोग उनके साथ compete करते, ना हम उनको कभी भी कहीं इनवाइट करते। इंडिया तो बहुत दूर के, बहुत दूर के, इंडिया तो बुलाए भी ना। तो ये जैसे ये फॉर्मेट एक सेट हो गया हमारा कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं इसमें। अब इसमें मैंने एक चीज़ और देखी है कि खली एक बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का, और पहले WWE रेसलर होते थे जो इतने नेम फेम सब कमाया। आई होप आपकी उनसे मुलाकात हुई होगी बिल्कुल इस बल्दी के दौरान। तो आप उनके साथ हैं या फिर आपके वो कॉम्पिटिटर हैं या फिर आपको वो सपोर्ट ही नहीं करते? क्या इस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अगर मैं बात करूं रेसलिंग की, जो प्रो रेसलिंग जिसमें वो उन्होंने इंडिया का नाम इतना रोशन किया वर्ल्ड लेवल पे, जो कि वाकई बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, और उन्होंने काफी यूथ को इंस्पायर भी किया। आज अगर आप देखें, बहुत सारे बच्चे उनके ट्रेनिंग एकेडमीज में से निकलने वाले बच्चे सब उनको एक इंस्पिरेशन के तौर पे मानते हैं और उनको ही फॉलो करते वो लोग आगे हैं। तो अगर मैं बात करूं कंपटीशन की, तो कंपटीशन हम दोनों में बिल्कुल नहीं है। रीजन, प्रो रेसलिंग अलग है एंड फ्यूजन रेसलिंग अलग है। सो वी आर टू डिफरेंट थिंग्स। सोल सिमिलर है, कॉन्सेप्ट क्वाइट सिमिलर, बट उसके अंदर हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारा स्पोर्ट्स वर्जन है, उनका एंटरटेनमेंट वर्जन है। सो एग्जैक्टली हम लोग कॉम्पिटिटर्स नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो मेरे को सपोर्ट ही कर सकते हैं, बच्चों को ट्रेन करके, क्योंकि उनके पास वो अकेडमीज हैं कि वो उसको ट्रेन करके, प्रिपेयर करके, हाँ वो स्किल है कि वो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करा सकते हैं। अच्छा, इस एक और कॉमन क्वेश्चन आता है, बिकॉज जब हम बात करते हैं कुश्ती की, रेसलिंग की, बॉक्सिंग की, तो इंजरीज एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और कई सारे पेरेंट्स स्पेशली नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस तरीके के किसी स्पोर्टिंग इवेंट में जाएं। तो यहाँ पे इंजरी लेवल कितना हाई है? मतलब डेथ हो गया या फिर सुपर जो सीरियस इंजरीज होती हैं जो लाइफ लॉन्ग आपको हैंडीकैप बना सकती हैं, या उस, तो वो है यहाँ पे, उसके रिस्क है यहाँ पे? हम लोग इसको बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं एज वर्ल्ड सेफेस्ट मार्शल आर्ट के तौर पे। अगर आप किसी भी कॉम्बैट गेम को देखें, उसमें इंजरीज होती हैं। रीजन क्या है? आपको नहीं पता आपका कॉम्पिटिटर आपको कहाँ मारने वाला है, ठीक है, इसलिए इंजरीज होती है। उसमें फुल कांटेक्ट होता है, आपको इंजरीज होनी लाजमी है।
हमारे गेम में इंजरीज इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है कि आपके कॉम्पिटिटर के साथ में जो आप एक प्लान करके एक फाइट को कोरियोग्राफ करके आप फॉर्म करने वाले हैं, उसके अंदर आपको पता है कि आपको कब पंचेस लगने हैं, कब आपको किक्स लगने हैं, कब आपको उठा के पटका जाएगा, तो सेफ्टी मेजर्स इसमें ज्यादा हैं। तो इसलिए इसमें इंजरीज नहीं है, इसमें एक्सीडेंट्स तो कहीं भी हो सकते हैं, बट इंजरीज का पार्ट इसमें एक्चुअल में नहीं है। बिकॉज मैंने देखा है काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं वो आजकल जो मेट्रो सिटीज़ में हैं, इवन हम कहें कि जो टीयर 2 टीयर 3 में भी हैं, मोस्टली लोगों का ये ड्रीम है कि मैं या तो इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, या सरकारी नौकरी कोई मिल जाए, पुलिस में चले जाऊं, फौज में चले जाऊं। तो ऐसे माइंडसेट से निकल के फ्यूजन रेसलिंग की तरफ मैं आऊं, या एक रेसलर बनूं, या एक ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट खेलूं जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, मारपीट हो रही है, हम एक भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो ऐसा इवेंट क्यों, मतलब यूथ का कोई बंदा ऐसा क्यों सोचे, क्यों खेले, क्यों आए इसमें? अगर मैं आपसे बात करूं कि एक ग्लास है, एम्प्टी ग्लास, जो कि करीबन 400 ml का है, आपके पास एक बाल्टी है 20 लीटर की, आप उस ग्लास में कितना पानी भर सकते हैं? जितनी ग्लास की कैपेसिटी है। हमारा यूथ, अगर हम बात करें, हम दुनिया का सबसे यंग देश है, 150 करोड़ में से मोर देन 50% आर यंगस्टर्स। कितनी नौकरी आप सरकारी ले लेंगे? हर किसी की एक लिमिट है। अब अगर हम सब भेड़ चाल में एक ही काम करने लग जाएं और इस बात को भूल जाएं कि यार सक्सेस और फेलियर के बीच में हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि हर बंदा सक्सेसफुल हो जाए, जरूरी नहीं। तो आपको मल्टीपल जगह बनानी पड़ेंगी जहां पर आप यूथ को फिट कर सके। सो दिस इज वन अनदर प्लेटफॉर्म कि जहां पर ये एक हायरार्की है जिसमें आपके बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी इंडिया में इक्विपमेंट्स नहीं बनते, आप इसके बाद में इक्विपमेंट इंडस्ट्री सेट करेंगे, उसमें जॉब्स भी होंगे। जो आप इंजीनियरिंग की बात करें, इसमें इंजीनियरिंग है कि आप किस तरह के रिंग्स बनाएंगे, सस्पेंशन कैसा होगा, उसको कैसे बनाना है, तो उसके एंगल तो आप उसकी फैक्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, तो आप एक रेप्यूटेड जॉब ऑफर कर सकते हैं। आप ट्रेनर्स को, जैसे आप देखें, एक टाइम था, आज से अगर मैं बात करूं 25 साल पहले की, तो दिल्ली के अंदर लिमिटेड जिम थे, मुश्किल से शायद 40 से 50 जिम थे। तो बाढ़ आ गई है। अब बाढ़ आ गई। अब जब कोविड के टाइम में जब पिटिशन साइन हुई थी जिम खोलने के लिए, 3,500 रजिस्टर्ड जिम ने उस समय साइन किया था। 35 किलोमीटर की दिल्ली में 3,500 रजिस्टर्ड जिम है, और अनरजिस्टर्ड तो पूछो ही मत। तो मोर देन 10,000 जिम्स आर इन दिल्ली। तो आप सोचिए कि जब एक इंडस्ट्री डेवलप हुई तो कितने ट्रेनर्स निकले, कितनी मशीन इक्विपमेंट्स बनाने वाले निकले, कितनी जगह लोग बाग फीस देके ट्रेनिंग करने जाते हैं। तो इसलिए क्या है, जैसे किक बॉक्सिंग है, लोग बाग अब जो कई लोग हैं वो अपने आप को फिट रखने के लिए आधा घंटा किक बॉक्सिंग करते हैं ट्रेनर के साथ में, वो आपको फुल बॉडी कार्डियो करा देते हैं, आपकी बॉडी बेटर हो जाती है। तो जब आप गेम की तरफ आते हैं तो इसके मल्टीपल अलग बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, जो एक पूरी इंडस्ट्री को डेवलप कर देते हैं। देखा जाए तो एक तरीके से पूरा एक ओवरऑल इकोसिस्टम ही बिल्कुल पूरा डेवलप बिल्ड हो रहा है। उसमें जैसे टेक्नीशियन भी आ गए, मैन्युफैक्चरर्स भी आ गए, रेस्लर्स भी आ गए। आई थिंक डाइट वाले भी होंगे, न्यूट्रिशन वाले भी होंगे, बिकॉज डाइट बिल्कुल, बिना खाए पिए तो लड़ना मुश्किल है। और न्यूट्रिशन इज द बेस, वो नींव है, नींव के बिना तो घर ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन का मुद्दा पकड़ा है और आपका ये मानना है कि न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जी। आजकल। जैसे मोस्टली मैं देख रहा हूँ जिम में लोग, ट्रेनर ने बोला ये प्रोटीन पी लो, या ये खा लो, ये मेडिसिन ले लो, ये इंजेक्शन लगा लो, तो ये क्या सही तरीका है? मतलब फ्यूजन रेसलिंग में आके अपने आप को एक अच्छी हेल्दी डाइट दे के और अपने आप को एक बड़े लेवल पे लेके जाना? सर देखिए, मैं अपने आप को इसमें काफ़ी फॉर्चुनेट समझूंगा कि मैं जब से न्यूट्रिशन लेना चालू किया हूँ, तब से मेरे साथ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हमेशा रहा है, या कोई कंपनी ऐसी रही है जिसको मैं बिल्कुल अंदर तक पहचानता हूँ, इवन उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक मैं देख चुका हूँ। तो मुझे ये भरोसा रहता है कि यहाँ से जो चीज़ मिल रही है वो सही है। हमारे कई ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, हम रेसलर्स को जो ट्रेन करते हैं, तो मैं पर्सनली उनको अपनी तरफ से ही, मैं जितना भी होता है कि वे न्यूट्रिशन जो उनको प्रोवाइड कराना है वो जेन्युइन रहे। तो अभी मसल लूज न्यूट्रिशन है, और उसके जो फाउंडर हैं एक मिस्टर अंकुर कुशवाहा, वो मेरे काफ़ी क्लोज मित्र हैं मेरे, और हम काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं उनकी पर्सनल साइट पे विजिट किया हुआ हूँ, मैं उनके पूरे प्रोडक्ट्स मैंने देखे हुए हैं, लैब टेस्टेड है, सब कुछ है, तो मुझे उन पर भरोसा है। तो मैं उनके प्रोडक्ट्स को फिर रिकमेंड करता हूँ कि भाई जो मेरे साथ जो बच्चे आ रहे हैं, जो रेसलर्स मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं उनको कोशिश करता हूँ कि सिर्फ वहीं से मैं प्रोडक्ट दूँ जिस जगह को मैं पूरा अंदर तक जानता हूँ। बाकी मैं रिकमेंडेशन दे, क्योंकि कॉपीज बहुत जगह है। हाँ, फेक भी है, फेक बहुत ज्यादा है। डब्बों के अंदर वो है, वो प्रोटीन मटकों को कई बार आटा निकल रहा है, कई बार बच्चों को खुद नहीं पता होता वो क्या चॉकलेट पाउडर पी रहे हो। एग्जैक्टली। प्रोटीन। सो इसीलिए
कई तो रेप्यूटेड ब्रांड्स के जो जार्स हैं उनकी कॉपी बन जाती है। अब आप फॉर एग्जांपल मैं किसी के रेप्यूटेड कंपनी को आप बोलता कि आप XYZ कंपनी जिसका नाम आप एडवर्टाइजिंग देख रहे हैं, आप ये ब्रांड लीजिए, अच्छा ही होगा। बच्चा देखता है कि इसकी एडवर्टाइजिंग तो अच्छी है, ये ले लेनी चाहिए, एक सेलिब्रिटी भी इसको एंडोर्स कर रहा है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है। बट क्या है कि अभी भी रिसेंटली कई जगह छापे पड़ते हैं तो पता चलता है कि उनके नकली डब्बे बन रहे हैं, तो इसलिए भरोसा नहीं हो पाता, चाहे वो ब्रांडेड नाम भी क्यों ना हो। तो इसलिए क्या है कि जहां हम लोग का काम होता है उन लोगों के साथ जानकारी होती है, मैं प्रेफर करता हूँ वहीं पर भरोसा। मसल ओज न्यूट्रिशन जी। तो यहाँ पे सारी चीजें हैं, सब कुछ है। ये कंप्लीट स्टॉक है, मतलब इसके अंदर जो भी आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स में चाहिए सब कुछ इसमें अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। एक चीज और, जैसे कि अब न्यूट्रिशन की बात हमने करी, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, क्योंकि ये मैंने क्रिकेट में और फुटबॉल में ऐसे कई सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स में देखा है कि करप्शन बहुत है। कि मतलब मेरे पिताजी एक अच्छे प्लेयर थे, तो मेरे को भी एंट्री नेशनल्स में बड़े आराम से मिल जाएगी। मेरे साथ भी जब मैं खुद भी नेशनल्स खेलता था तब ऐसे प्रिविलेज्ड किड्स थे। क्या ये फ्यूजन रेसलिंग में भी होता है? क्या यहाँ भी इस तरीके की चीज़ें होती है? देखिए, ये एक टीम गेम है और ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट की अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप कभी किसी ट्रायल पे गए और आप पहली बॉल पे आउट हो गए, पॉसिबिलिटी है आप हो सकते हैं, बैक पे आउट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स भी हो जाते हैं। आपकी बॉल पे छक्का पड़ सकता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब हम बात करते हैं रेसलिंग के अंदर, इसके अंदर जो पावर यूटिलाइज होगी वो तो आपकी बॉडी से निकलनी है। अगर आपने किसी को लिफ्ट करना है तो अगर आपकी बॉडी में उतनी पावर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप कहां से लिफ्ट करेंगे? अगर आपने कोई इंजरी को झेलना है, उसकी स्ट्रेंथ आप में नहीं है, तो आप कहां से करेंगे? तो यहाँ पर चाहे आप स्मॉल टाउन हो या आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ और, क्योंकि आपने बात करी स्मॉल टाउनर्स की, यूथ की, स्टूडेंट्स की, एक सही एज क्या होती है इसमें आने की? सर देखिए, किसी भी गेम के अंदर ग्रूमिंग तो बचपन से शुरू होती है। अगर बच्चे का रुझान, सबसे पहले तो उसका इंटरेस्ट जब जागने लगता है, चाइना में तो बोलते हैं 6वीं साल की उम्र से बच्चे को बिल्कुल डाल देते हैं। इसके अंदर हमने इससे कोई एज ग्रुप नहीं है। मतलब आप तो लोअर साइड की बात कर रहे हैं कि कम से कम कितनी उम्र का खेल सकता है, मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा भी जितना आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है आप खेल सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज जो गेम के अंदर है कि इसके अंदर कोई वेट कैटेगरी नहीं है। आप यूजुअली अगर देखेंगे बॉक्सिंग है या फिर कोई भी ओलंपिक के दूसरे गेम्स है, उसमें ज्यादातर वेट कैटेगरीज आती हैं। तो इसमें 30 kg का बंदा 100 kg वाले से भी लड़ सकता है? उसमें क्या है कि दोनों की अपनी काबिलियत है। अगर 100 किलो आदमी आपको उठा के फेंक सकता है, तो 30 किलो वाला आदमी हवा में उड़ के आपको मार सकता है। तो दोनों की अपनी अपनी एबिलिटीज हैं। और तभी वो चीज, अगर आप देखेंगे लाइट वेट कैटेगरीज के रेसलर्स काफी हवा में उड़ के मूव्स मारते हैं, वो उस WWE रे मिस्ट्री, अरे एग्जैक्टली। तो देखिए, आपकी हाइट मैटर नहीं करती, आपका वेट मैटर नहीं करती। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे गेम में ये है, जब यूजुअली कोई कॉम्पिटिटिव गेम में होता है, कुश्ती हो चाहे कुछ भी हो, तो उस पर बच्चों को मजबूरन जैसे डोप टेस्ट होते हैं। करेक्ट। डोप टेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि अपने वेट में वापस आने के लिए, compete करने के लिए, लोग ऑफ सीजन में वेट 10-15 किलो बढ़ जाता है, किसी को घटाना पड़ता है और वो नहीं घटता, तो उनको डोप का सहारा लेना पड़ता है। जब वेट गिरता है तो पावर भी गिरता है, तो इसलिए उनको अनफॉर्चुनेटली डोप का सहारा लेना पड़ जाता है। तो यहाँ पर किसी को वेट गेन करना है तो भी डोप का सहारा लेगा। यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप 60 क्यों, क्या 65 क्यों, 75 क्यों, आप एक टीम का पार्ट। जैसे क्रिकेट के अंदर किसी का भी कोई भी वेट हो सकता है, कोई भी हाइट हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट और, क्योंकि ना जितना मैं अभी समझ पाया हूँ तो टुकड़ों में समझ पाया हूँ। एक बार इस गेम का फॉर्मेट और आप सिंप्लीफाई करके बताइए कि अगर मैं आना चाहता हूँ, सपोज मैं एक प्लेयर बनना चाहता हूँ, तो कैसे मैं आऊँगा और कैसे मैं एक इवेंट को जीतूंगा? पूरा एक इवेंट होता कैसे है ये? इसका जो बिल्कुल आउटसाइडर्स को जो प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा, इस लीग के बाद से मिलेगा। अभी इस लीग के लिए हम लोग ट्राई आउट्स रखेंगे, जो एग्जिस्टिंग ट्राई आउट्स हम लोग अक्टूबर के बाद से रखेंगे। अभी तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो अक्टूबर के बाद हम लोग अप्रोक्स नवंबर के अंदर ट्राई आउट्स रखेंगे। कि कुछ प्लेसेस, वेन्यूज भी हैं? अभी हम लोग राजस्थान का प्लान कर रहे हैं और साथ में दिल्ली और गुड़गांव का भी हम लोगों ने वैल्यू रखा हुआ है, जहां पर हम लोग जिनको खेलना है वो आगे एक बार ट्रायल दे सकते हैं। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर इनबिल्ट उनके अंदर वो चीजें होती हैं। और ट्रायल की कोई फीस भी है? नहीं, ट्रायल की कोई फीस नहीं होती इसमें, बस वो हमें तो टैलेंट चाहिए, तो हम लोग तो टैलेंट को उल्टा पे कर सकते हैं, बट हमें टैलेंटेड बच्चा चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करें जिनको ऐसा लगता है कि वो इसमें खेल सकते हैं, या उनकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी ऐसी है या फिर उनके एक्रोबेटिक स्किल्स हैं ऐसे हैं
जो जिम्नास्टिक के हो उनमें एक्रोबैटिक स्किल्स होते हैं, वो रेसलिंग बैकग्राउंड से तो है नहीं बट वो आ सकते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, आपका शरीर बहुत सुंदर है, आप तगड़े हैं, आप उठा के फेंक सकते हैं, तो आप भी आ सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई स्कोप ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आप खेल सकते हैं। एथलेटिक्स में जो थ्रोअर्स होते हैं, शॉर्ट पुट थ्रो, मैं एग्जैक्टली इसके अंदर हम लोग ने तो सिर्फ आप बात करते हैं गेम्स की, स्पोर्ट्स की, इवन जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते बट उनका कभी ड्रीम रहा है, हर किसी की कोई ना कोई काबिलियत होती है। जरूरी नहीं कि आपने स्टेट नेशनल खेले हैं तो ही आप स्पोर्ट्स में खेलेंगे। कई लोग होते हैं, अब जैसे मैं खुद पर्सनली हर संडे क्रिकेट खेलने जाता हूँ, मैं क्रिकेटर तो हूँ नहीं बट मैं शौक के लिए जाता हूँ। कई लोग शौकिया कई चीजें करते हैं जो यहाँ पर यूज हो सकती हैं। तो इसमें जीतता कैसे बंदा, वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि कैसे एक एंड होगा इसका। एंड इसका ऐसे होता या मैं सेलेक्ट हो गया जी, अब मैं कैसे खेलूंगा, कैसे मेरे पॉइंट्स मिलेंगे। हमारी इस लीग के अंदर 6 टीम्स हैं। ओके, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 6 रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है 6 रेस्टोरेंट्स पे आपको मटर पनीर मिल रहा है, ठीक है। आप कैसे जज करोगे किसका मटर पनीर अच्छा है? टेस्ट टेस्ट के बाद आती है उसकी रेसिपी क्या थी, क्या है, ठीक है, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन की गई है, तो वैसे ही हाइजीनिक है कि नहीं है कैसा। तो कहने का मतलब है कि सबके पास एक ही चीज है बट आप उसको ट्राई करने के बाद करेंगे। वैसे ही हमारी जो 6 टीम्स हैं, हर 6 टीम्स के अंदर 11 खिलाड़ी होंगे। अच्छा, अब वो 11 खिलाड़ी आपस में कोरियोग्राफ करेंगे। इसके अंदर 3 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। 1-on-1, 3-way ओके एंड 4-way। ओके 1-on-1 कैटेगरी के अंदर 2 रेसलर्स आपस में compete करेंगे, ठीक है। 3-way में 3 कॉम्पिटिटर्स लड़ेंगे एंड 4-way में 4। अच्छा, सेम टीम के 2 प्लेयर आपस में कोरियोग्राफ करेंगे कि हम ऐसे मूव करेंगे। अब जो टीम का कैप्टन होगा, मैं इसका आपको सिस्टम बताता हूँ। जैसे इसमें सबसे पहले होगा टॉस। टॉस जो टीम हारेगी उसको पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपकी टीम हार गई टॉस एंड आपके 2 पहले जो कॉम्पिटिटर्स हैं, एज ए कैप्टन आप डिसाइड करोगे कि मैं छोटे और बड़े को एक साथ भेजूं ताकि ये उठा के फेंकने के मूव्स दिखाए और ये एक्रोबैटिक मूव्स दिखाए, या आप भारी भारी को रख सकते हैं या आप हल्के हल्के को रख सकते हैं। जितने ज्यादा कॉम्पिटिटिव मूव्स होंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो आपकी पॉइंट सिस्टम में कितने आपने पॉइंट्स अचीव किए वर्सेस जब मैं अपनी टीम के 2 लड़के भेजूंगा वो आपस में कोरियोग्राफ करेंगे, तो किसकी कोरियोग्राफी बेटर थी, किसके मूव्स बेटर थे, किसके रेसलर्स बेटर परफॉर्म कर रहे थे, उसके हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे एंड देन वो टीम जीतेगी। और ये पॉइंट जजेस देंगे? जजेस देंगे, वहां 5 जजेस बैठेंगे, 5 जजेस की पैनल बैठेगा जो उनके मूव्स को देखेंगे एंड उसके हिसाब से पॉइंट टेबल के हिसाब से उनको पॉइंट्स देंगे। और ये जो जैसे UFC हो गया या MMA हो गया, वहां पे हार्डकोर फाइट होती है, बिल्कुल आई थिंक वो स्क्रिप्टेड नहीं है। वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो स्क्रिप्टेड नहीं, वो इंजूरियस है, वो इंजरी फील्ड है। इवन मैंने देखा MMA फाइटिंग में तो डेथ भी हो रहा थी बहुत। एग्जैक्टली। तो ये उससे अलग है, काफी अलग है। काफी अलग है। प्लस हम फ्यूजन रेसलिंग को कैसे देखते हैं कि आने वाले टाइम में MMA को पीछे छोड़ सकता है या UFC जैसे कंपटीशन या टूर्नामेंट से उनको पीछे छोड़ सकता है, ये ऐसे कुछ प्रोबेबिलिटी है? देखिए ये लीग ही डिफरेंट है, ये गेम ही डिफरेंट है। अब मैं किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव किसी गेम को मैं अपने गेम के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि ये जो चीज दुनिया में पहली बार ही होने वाली है। इसका अब रेसलिंग का क्रिकेट से लेने देना नहीं, क्रिकेट का हॉकी से लेने देना नहीं, हॉकी का बॉक्सिंग से नहीं, तो ये सब इंडिविजुअल अलग स्ट्रीम्स हैं। तो जरूरी नहीं कि कॉम्बैट आर्ट है, तो इस ये कॉम्बैट की तो बहुत सारी आर्ट्स है, आपके कुंफू से लेकर कराटे से लेकर के टोंगल वुडू से लेकर म्यू थाई है, किक बॉक्सिंग है, थाई बॉक्सिंग है, बहुत तरह की बॉक्सिंग है। तो ये सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आते हैं बट दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स। एक चीज और, क्योंकि आपने बोला कंपटीशन नहीं है, MMA की जो फाइटिंग है वो बिल्कुल अलग है ना। अब यहाँ पे हम आ गए, हम फाइनेंशियली अपने आप को कितना स्टेबल देख सकते हैं अगर मैं इस इंडस्ट्री में आता हूँ, अगर मैं यहाँ रेसलर बनता हूँ, मेरे पास पैसा होगा या ये सिर्फ पैशन के लिए किया जाता है? देखिए अगर मैं बात करूं किसी भी गेम की, गेम के फॉर्मेट में यही होता है कि जब आप बेस से खेलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप अपर लेवल पर जाते हैं, आपके इंडोर्समेंट्स मिलनी शुरू होती हैं, आप अच्छे लेवल पे खेलते हैं तो आपको प्राइज मनीज मिलते हैं। ऑर्गेनाइजर्स जो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराते हैं वो भी प्राइज मनी देते हैं। साथ के साथ जब ये एक स्पोर्ट्स के तौर पे चला आता है तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी धीरे धीरे खुलने लग जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ हर जगह तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिल नहीं सकती। फिर हम बात आते हैं प्राइवेट सेक्टर पे, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग से बच्चे रेलवेज में भी लगते हैं, बिल्कुल बच्चे इनकम टैक्स में भी लगते हैं, हर कोई तो लगता नहीं है। स्पोर्ट्स कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है। जो लोग मिस्टर इंडिया नहीं बने या जो 2nd नंबर पे आया, जो 3rd नंबर पे आया, क्या उसने मेहनत नहीं की? क्या उसने एक्सरसाइज नहीं की? उसने भी खुली मेहनत की, बट हर किसी का स्कोप नहीं है। वो क्या करता है, उसका जिम तो है, वो वहां से तो इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो वहां तो गुरु है,
तो इस तरह से क्या होता है, आपके पास स्कोप जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये टोटली एक, जैसे मैंने पहले बताया, इकोसिस्टम जनरेट होगा। तो उसके अंदर आपके पास काउंटलेस पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। एज अ ट्रेनर, आप अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, आप अच्छे लेवल पे खेलेंगे, आप इवेंट्स करा सकते हैं, तो बहुत जगह से इसमें एंडोर्समेंट्स पैसा आ सकता है। आपने एंडोर्समेंट की बात करी, देखो आईपीएल जैसे इवेंट में बहुत पैसा है, एंडोर्समेंट्स भी हैं, स्पॉन्सर्स भी हैं, प्लेयर स्पॉन्सर्स भी हैं। इस इवेंट में प्लेयर स्पॉन्सर्स कितने हैं? इस इवेंट में हमारे पास इवेंट स्पॉन्सर्स कितने हैं? एंडोर्समेंट्स वाले कितने हैं? उस लेवल पे तो आई एम श्योर अभी नहीं है, बट किस लेवल पे हैं? और आने वाले टाइम पे आप कैसे देख रहे हो इस इवेंट में कि स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और प्लेयर्स पे भी पैसा लगा रहे हैं? देखिए, अभी तो स्टार्टिंग फेज के अंदर हम लोगों ने अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया है। और जो हमारी फर्स्ट लीग आ रही है उसके अंदर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ सपोर्ट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैंने नाम लिया मसलूज का, वैसे ही हमारे पास कुछ और ब्रांड्स भी हैं जो इंडिविजुअल टीम को, अभी मसलूज ने हमारे दिल्ली की टीम को स्पॉन्सर किया हुआ है। तो पूरा न्यूट्रास्यूटिकल हमारा उस टीम से, वैसे ही हमारे पास 5 ब्रांड्स और आने हैं जिसको हम लोग भी शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो वैसे ही हम लोग स्पॉन्सरशिप को टीम वाइज स्विच कर रहे हैं, और स्कोप इसमें अच्छा है, इसमें हम लोग को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि यूथ जुड़ा हुआ है। यूथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं यूथ की, तो जैसे हम इसका बेस WWE को लेकर चलते हैं, इंडिया में 33 करोड़ प्लस उसके इंडिविजुअल व्यूअर्स हैं। तो आप सोचिए 33 करोड़ जिसके व्यूअर्स हो, तो कितना बड़ा मार्केट का स्कोप है। 180 रेशो में देखा जाता है, तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट का स्कोप है। तो स्पॉन्सर्स को, इन्वेस्टर्स को जो विजिबिलिटी चाहिए, उनके पास बना बनाया मार्केट है, बस उस मार्केट में घुसने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, वो प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं। क्यों, सही बात है। अभी तक इंडिया में मतलब जितना मैंने भी देखा, WWE के लेवल का कोई इवेंट अभी हमारे पास नहीं है कि हम उस लेवल पे, जैसे मैंने देखा WWE के कार्ड्स भी होते हैं, वो प्लेयर्स होते हैं, बिग शो, रे मिस्टीरियो, ट्रिपल एच और ये सब जो खली एक है, ऐसा कोई इवेंट अभी तक हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं। एग्जैक्टली, है ना, ये हमारा फेलियर भी कह सकते हैं सिस्टम का, कि हम अभी तक इस डायरेक्शन में गए नहीं। बट जब हम इस डायरेक्शन में अब जा रहे हैं, तो अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है कि MH1 पे आपका इवेंट का वो होता है। हाँ, ये पहले हम लोग का जो कोविड के टाइम पर हुआ था, वो MH1 पे हमारा पूरा आना था। बट अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले ही लॉकडाउन लगा, एंड पूरा शूट होने के बाद सारा रेसलर्स, सारे क्रूज, सारे मेंबर्स जितने थे, वो सारे 100-150 लोग हम लोग की पूरा टीम वहां पर थी, एंड एकदम लॉकडाउन लग गया, जिसमें 50 लोग से ज्यादा एक जगह रुक नहीं सकते। तो फिर हम लोगों को सब कुछ कैंसिल करना पड़ा, एंड सबको रेसलर्स को वापस भेजना पड़ा। रेसलर्स की भी बहुत इच्छा थी, बहुत उम्मीदें थी उस लीग से, बट अनफॉर्चुनेटली क्या कह सकते हैं, जो होना था हो गया। अब दोबारा एक मौका हम लोग दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में IPL लेवल के कुछ हॉटस्टार के ये इवेंट वहां तक पहुंचे, या फिर ऐसे कोशिश ये है कि इसी फर्स्ट लीग के अंदर ही हम लोग ऑनर ऐसे ही चाहेंगे, जैसे आप एक लीग को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टीवी पर आएगी, उसको प्रमोशन उस लेवल पे मिलेगा, तो हम लोग का वो चीज़ होगी। तो इवन जैसे आप बात कर रहे हैं स्पोर्टिंग इवेंट की, हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये नेशन डेवलपमेंट में भी, या फिर हम कहें इंडिया के प्लेयर्स कहीं आगे बड़े लेवल पे खेल पाए? बिकॉज अभी तक जैसे हम जितने भी इवेंट्स देखते हैं कि अगर मैं क्रिकेट में जा रहा हूँ, मैं नेशनल खेल रहा हूँ, फिर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में आ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अंडर-19 इंडिया खेल रहा हूँ, फिर मैं इंटरनेशनल खेल रहा हूँ, तो इसकी कोई ऐसी चेन है ऊपर लेवल तक? पूरी की पूरी चेन है इसकी, जिसमें मतलब देखिए किसी भी गेम का यही एक पूरा रोड मैप होता है कि आपके जोनल्स होते हैं, देन वहाँ से आप स्टेट चैंपियनशिप खेलते हैं, फिर आप नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया खेलते हैं, फिर आप नेशनल खेलते हैं, फिर आप एशिया खेलते हैं, फिर आप वर्ल्ड लेवल पे खेलते हैं। अभी क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पहली बार होने वाला है, उसके बाद हम इसका स्कोप खोलेंगे कि विल अलाउ पीपल कि आप फेडरेशन बनाएं, हमसे एफिलिएशन लें, देन हम उसके बाद अलाउ करेंगे कि आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से इसको फॉलो करते हुए टैलेंट को निकालें। उसके बाद बड़े लेवल का पूरा तो हम दे रहे हैं, बट छोटे लेवल पर तो बाकी जो फेडरेशन डेवलप होंगे उनको ही अपना काम करना है। और जैसे कि अभी बहुत बड़े लेवल पे इवेंट जाने वाला है और काफ़ी सारे यूथ इस पे आने का चांस है, आ सकते हैं, तो आपका कोई मैसेज ऐसा यूथ के लिए, या इस तरीके का कोई गाइडलाइंस या इस तरीके की गाइडेंस कि वो कैसे इसमें प्रिपरेशन करें और कैसे इसमें आ सके? देखिए, यूथ को भी हम लोग ट्रायल्स के लिए कॉल आउट देंगे, हमारे इंस्टाग्राम पेज और वेबसाइट्स के थ्रू हम लोग उनको कॉल आउट देंगे। जो इंडस्ट्री, इंस्टाग्राम का अपना नाम और बता दीजिए पेज का, ताकि अगर कोई ये देखे तो वो एटलीस्ट फॉलो। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है FPL_GFW। GFW stands for Global Fusion Wrestling, and FPL is Fusion Wrestling Pro League. So FPL_GFW, it's our Instagram handle. ठीक है, तो यहाँ पे आप वो बच्चे फॉर्म आप यहाँ पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, हम लोग कांटेक्ट करेंगे उसके बाद। ओके, तो यार ट्रायल्स हो गए, ट्रायल्स के बाद फिर
ट्रायल्स के बाद में कैंप लगेगा। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे ट्रायल्स में, उनका एक 15 डेज का कैंप लगेगा, जिसमें हम लोग उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी देखेंगे, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम लोग उसमें सिखाएंगे। और उसके अंदर से हम लोग ये देखेंगे कि कितने बच्चे उसमें कम्पीट करने के लिए लायक हैं, और फिर हम उनको सपोर्ट करके उनको और आगे तक लेके जाएंगे। आने वाली जनरेशन, क्योंकि ये इवेंट एक बड़े लेवल पे पहुंचेगा, हम इसको बहुत ऊपर तक लेके जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है। आप भी आगे अपनी जनरेशन को मोटिवेट करें कि भाई इसमें आओ, या आपके बाद जो इसको रन करे सिस्टम को, तो ऐसी कोई लेगेसी इस इंडस्ट्री में या फ्यूजन रेसलिंग में बन रही है साथ साथ में, जिसको हम बोले कि एक वो बहुत ही काइंड ऑफ एक विजन है लॉन्ग टर्म में, जिससे लोग जुड़ेंगे। लोग विचारों से जुड़ते हैं, लोग विजन से जुड़ते हैं। एग्जैक्टली। तो आप अपनी लेगेसी को किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? अगर आपसे मैं पूछूं, बड़े से बड़ा पेड़ जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बहुत बड़े पेड़ होते हैं, ये जिनका इतना बड़ा साइज होता है, बट इनका बीज कितना बड़ा होता है? छोटा छोटा होता है। करेक्ट। सो वो बीज कब समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होके एक बड़ा साइज लेता है। वैसे जो विजन होता है, हर कोई इंसान एक विजन के साथ चले, जरूरी नहीं। आज से अगर मैं आंख बंद करके टाइम मशीन अपने दिमाग से सोचूं और मैं 18 साल पीछे जाऊं, तो शायद मैं एक बच्चे को देखूंगा जो इतना कैपेबल नहीं था कि वो आज यहाँ तक पहुंच पाए, बट शायद उसका वो बचपना था कि उसने बीच के हर्डल्स नहीं देखे, उसने विजन देखा कि एक दिन मैं ऐसा करूंगा। तो मैंने उसके बीच की प्रॉब्लम्स नहीं देखी, मैंने एंड रिजल्ट देखा। समय लगा, जो भी लगा, बट आज मैं बैठा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो वैसे ही जिसका विजन, फ्रीक्वेंसी जिसकी मैच होती है, रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, तो वैसे जिसकी फ्रीक्वेंसी इस विजन के साथ मैच करेगी। अब बात वही है कि जिसको आगे जाने में तकलीफ है, नहीं जा पा रहा, प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, मेरा हाथ पकड़ो, मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो वहां पहुंचना है। जिसका विजन मैच करेगा, थक गया है, हाथ पकड़, मैं लेके चलूंगा। तो इसलिए क्या है कि आने वाला वक्त लोग जब पूछेंगे कि काश मैं भी उस वक्त कर लेता, ये क्वेश्चन मार्क अपने दिल में काश मत छोड़ना। चलना है, चलो, बिल्कुल पहुंचेंगे, 110% पहुंचेंगे। और ये बेल्ट जीतने का मौका कैसे मिलेगा? जब लीग का पार्टिसिपेट करेगा, जो बच्चा लीग में जाएगा, जो टीम खेलेंगे, फाइनल जो विनर होता है उसको मिलती है। बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगी बेल्ट की डिजाइनिंग और जिस तरीके से ये बनी है, तो एक मिलती किसको है ये जो टीम जीतेगी उसमें टीम के सभी प्लेयर्स को एवरीबॉडी इज चैंपियन। 11 प्लेयर आपने बताया। हाँ जी, सभी को चैंपियनशिप बेल्ट्स मिलेंगे। ओके। और इसको थोड़ा सा आप क्योंकि बता रहे थे वो चीज कि अप्लाई कर दिया है, ट्रायल्स हो गए, ट्रायल्स में सिलेक्शन हुआ, सीधा कॉल आउट करेंगे, कॉल आउट करके बंदा आएगा, सीधा ज्वाइन कर सकता टूर्नामेंट। हाँ, टूर्नामेंट फिर वो कैंप लगेगा, कैंप में सब लोग बच्चे निकालेंगे, क्योंकि इसमें करीबन 24 रेसलर्स तो फॉरेनर्स हैं। अच्छा, वो सिलेक्ट हो चुके हैं अभी? हाँ, उसमें काफी हद तक चीजें सिलेक्टेड है हमारी। तो वो डिस्क्लोज धीरे धीरे होंगे, जैसे टीम हम लोग बताएंगे कि इसमें कौन किस टीम में खेलेगा। तो 24 खिलाड़ी तो बाहर से ही आ रहे हैं, जिसमें 12 फीमेल्स भी है और 12 मेल्स हैं। टोटल आई थिंक 66 प्लेयर्स हैं। एग्जैक्टली। 11x6। तो इसमें प्लेइंग बच्चे जो होंगे वो 7 होंगे सिर्फ, अच्छा। बाकी एक्स्ट्राज में रहेंगे। Extras। कि किसी को इंजरी हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ बात है, तो इसलिए बाकी एक्स्ट्राज हैं। प्लेइंग पीपल जो होंगे वो 7 होंगे, 2 फीमेल्स एंड 5 मेल्स। ठीक है, परफेक्ट। अब बिफोर अभी एंड दिस पॉडकास्ट, एंड में हम आ चुके हैं काफ़ी, मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार दोबारा से ये जो FPL है, इसके बारे में, इसके फॉर्मेट के बारे में एक बार समराइज कर दीजिए लोगों को कि ये क्या इवेंट है और कैसे इसमें आया जाए और इसमें कैसे अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देख सकते हैं। ताकि अगर कई बार क्या होता है, लोग पूरे पॉडकास्ट के एंड तक आके देखते हैं कि एंड में क्या है, तो एंड में अगर किसी ने पूरा स्किप भी किया तो इससे पता चले कि ये है क्या। तो एक बार बस छोटे से उसमें आप एक बार इसको समराइज कर दीजिए। छोटे सेगमेंट में समराइज करो तो ये वो एक सपना है जो हम सब ने देखा है कि एक रिंग होगी, जिसकी रोप्स होंगी, जिसके ऊपर कॉर्नर पे हम खड़े होंगे, कंधे पे चैंपियनशिप बेल्ट होगी और हम हवा में हाथ उठा रहे होंगे और लोग तालियां बजा रहे होंगे, बड़ी सी स्क्रीन होगी। तो ये वो ड्रीम है हर किसी का, जिसको अब हर कोई अचीव कर सकता है। इसके लिए आपको WWE नहीं जाना, अब USA नहीं जाना, आप इंडिया में कंप्लीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अगर FPL तक पहुंच गए तो ही कर पाएंगे, बट नहीं, इसके जस्ट बाद में जनवरी ऑनवर्ड्स हम लोग इसको छोटे लेवल पे जो स्टेट लेवल चैंपियनशिप है वहां भी कराएंगे। ताकि आप अपने सपने को धीरे से जीना शुरू करें। तो आप इसमें अगर अप्लाई करेंगे, आप लोग इसमें आते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस एंड क्वेरी हैं, आप इंस्टाग्राम पे या हमारे वेबसाइट पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं, आपको सारे क्वेरीज के जवाब मिलेंगे। देन जल्दबाजी नहीं, टेक योर टाइम, आप पहले देखो, सीखो, समझो, ज्वाइन करो, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और स्कोप का अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपका ये ड्रीम है कि आप वो बेल्ट चाहते हैं, वो रिंग चाहते हैं, वो फेम चाहते हैं, लोग आपके लिए तालियां बजाएं, तो मनीष राजपूत जी से आप कांटेक्ट करें, इनकी टीम से कांटेक्ट करें। बहुत अच्छा स्पोर्टिंग इवेंट ये आ रहा है इंडिया में
और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बिल्कुल जाऊँगा इनके इवेंट्स देखने, और मेरे से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं मैं उनको भी बताऊँगा इसके बारे में। और थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने काफ़ी इंस्पायर किया है। जाते जाते एक छोटी सी कहानी आप सुना जाइए। आपकी जर्नी में कोई ऐसा इवेंट ज़रूर आया होगा जब आप बिल्कुल गिरे गए होंगे, मतलब बिल्कुल एक हार के एक क्लास को बोले कि यार अब मैं छोड़ देना चाहता हूँ, और वहाँ से जब हम कम बैक करते हैं ना, जो बाउंस बैक होता है फेस, तो वो एक कोई कहानी आपकी बाउंस बैक थी मुझे जान। अगर मैं पुरानी को छोड़ते हुए सबसे रिसेंट अगर बताऊं तो जो कोविड के सेक्शन में हम लोगों का जो सब कुछ बनने के बाद एकदम से बिखर गया था, टीवी चैनल पे आप आना शुरू हो गया, आपके इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, शूटिंग शुरू हो चुकी है, कैमरा क्रू सेटअप सब लग चुका है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपका एकदम से लॉकडाउन पे सब बंद हो जाता है, तो वो इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस वो झेलना पड़ा। एंड उसके जस्ट 20 दिन के बाद में डिप्रेशन का हो या स्ट्रेस का हो किस वजह से मैं 104 बुखार हुआ, और उसके बाद मैं 127 किलो का था, और 15 दिन के बाद मैं 87 केजी रह गया था, क्योंकि मेरे को डबल निमोनिया हो गया था। 80% मेरे लंग जो थे वो बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे, सांस आनी खत्म हो गई थी। एंड एक वक्त ऐसा आया जब मेरी सांस खत्म हो गई थी सुबह 3:30 बजे, और 3 मिनट के लिए मेरी सांस बिल्कुल जीरो थी। उसके बाद में कैसे मैं वापस आया मुझे नहीं पता। मेरे साथ में कई डॉक्टर्स भी थे उस वक्त मेरे घर पे ही, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज मुझे नहीं किया गया था, पूरा सेटअप मेरे घर पे रखा गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर से सब चीजें। वहां से जब दोबारा उठना, और मेरी बॉडी इतनी वीक थी, मेरी लिवर किडनी सब कुछ मेरा बहुत खराब हो गया था। उसके बाद मेरे को करीबन 10 महीने से ज्यादा वक्त लगा खुद को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ठीक से वेट उठाने के लिए। जो लड़का हमेशा जिम जाया करता था, मुझे शायद 2 साल 3 साल में तो 3 महीने मुश्किल से जिम जा पाया होऊंगा, क्योंकि इतना वीकनेस थी, इतनी बॉडी में थी, और मसल्स चेंज हो गए, फैट कंटेंट बढ़ गया। वहां से वापस आना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। तो वहां से अब दोबारा से 4 साल बाद मैं इस लाइन में दोबारा, इस फील्ड में दोबारा, 21 के बाद आज 25 चल रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद अब फाइनली इस लेवल पर आए कि दोबारा से करना तो है। मैं आज तक एक सपने के साथ चलता आ रहा हूँ, उसको बिना पूरा किए मैं तो छोड़ूंगा नहीं, तो वो तो मुझे पूरा करना है, राइट, करके रहूंगा। तो मनीष जी जैसे नहीं रुके वैसे आपको भी रुकना नहीं है। ये स्टोरी मैंने इनसे इसीलिए पूछी थी एंड में, कि कुछ एंड में एक ऐसा कंटेंट हो आपके लिए जो आपको इंस्पायर करे। अब आप सोचिए कि ऐसे स्टेज से जहाँ सांस रुक चुकी है, बाउंस बैक करा है, तो आप जो लोग जिनके पास प्रिविलेज है, सब कुछ है, एक करने का एक गाइड है, एक मेंटर है जो आपको उंगली पकड़ के कह रहा है कि आओ हाथ पकड़ के चलते हैं साथ में, तो वो है। तो मनीष जी को आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको पॉडकास्ट के ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करी है, तो ज़रूर अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए, और हमारे पेज को ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए। हम और ऐसे इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों को आपके सामने लेके आते रहेंगे, और उनकी जो भी लर्निंग्स हैं, जो नॉलेज है, जो वैल्यू वो समाज को दे रहे हैं, सोसाइटी को दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं, उनके इनसाइट्स आपको देते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग मी एंड मनीष जी टिल हेयर। थैंक यू सो मच। खुश रहिए और हेल्दी रहिए। बाय बाय।